हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। और दोस्तों, महासीरीज के अंतर्गत हम आपकी तैयारी को होलिस्टिक बनाने के लिए पूरा सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कंटिन्यू चल रही है। और इसमें पॉलिटी के अंतर्गत हम काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेशली संसद तक हम पार्ट पढ़ चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, हमारी ये जो स्टडी है, जो ये हमारी महासीरीज है, इस महासीरीज के अंतर्गत हमने पॉलिटी के अंतर्गत लगभग लगभग काफ़ी पार्ट है वो समाप्त कर लिया है। संसद तक हमने समाप्त कर लिया है। और संसद तक हमने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें देखी। इसके अलावा प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत हमने कुछ एक्सपेक्टेड मेंस के क्वेश्चन भी टॉपिक बाई टॉपिक आपको बताए भी गए हैं। उनकी आंसर राइटिंग है वो आपको लिखनी चाहिए, ये कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। और बाकी जैसे ये टॉपिक खत्म होंगे, बाकी उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से देख सकते हैं। इसमें आपके प्री मेंस सब के हिसाब से, स्टेट पीसीएस के हिसाब से सारी चीज़ें अच्छे से समझाई जा रही है। और इतनी अच्छी तरीके से हम कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और ये डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा यदि आपने अच्छे से इनको फॉलो किया तो। अब हमारा पॉलिटी के अंतर्गत सिलेबस के आधार पर हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेडरल गवर्नमेंट दोस्तों। फेडरल गवर्नमेंट या संसदीय संघात्मक शासन, संघात्मक शासन। और दोस्तों, संघात्मक शासन के अंतर्गत हर बार यूपीएससी प्री हो, चाहे स्टेट पीसीएस प्री हो, मेंस हो, हर बार क्वेश्चन इस पॉइंट से जरूर आते हैं। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। फेडरल सिस्टम काफ़ी इसका क्वेश्चन है, बड़े कॉन्सेप्ट से बेस से बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके आपके साथ पे क्वेश्चन आएंगे, हम उनको डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। इनमें यदि सबसे पहले हमें समझना होगा, इसमें कई चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे कि संघात्मक शासन है वो क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली में क्या है, फिर इसमें केंद्र और राज्यों की स्थितियाँ क्या है, उनकी शक्ति वितरण किस तरीके से है, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या केंद्र राज्यों के बीच में मुद्दे हैं, किस तरीके से इनका वितरण किया गया है, किस तरीके से संवैधानिक प्रोविजन है, उन सारी चीज़ों को यहाँ बहुत अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। इसमें अगर सबसे पहले हमें देखें कि अगर संघात्मक शासन प्रणाली होती क्या है, तो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें उसके बारे में बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए कि वो टॉपिक है क्या। तो दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली क्या होता है कि जैसे हम शक्तियों का दो चीज होती है, एक होती है सरकार की दो चीज होती है, एक होती है सरकार की प्रणाली और एक होती है शासन की भौगोलिक आधार पर प्रणाली। सरकारी प्रणाली में आप देखते हो दो तीन चीजें की होती है, एक होती है संसदात्मक, एक होती है अध्यक्षात्मक और एक होती है अर्ध अध्यक्ष। ये तो है सरकार के रूप कि आप किस प्रकार की सरकार एक्सेप्ट कर रहे हो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्ष फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और क्वासी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ होता है शक्तियों का पृथक्करण। क्या लगा, जो सरकार की प्रणाली है इसमें होता है शक्तियों का पृथक्करण के आधार पर। अगर शक्तियों का कठोर पृथक्करण है तो ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो जाएगी, जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया है, जैसे कि यूएसए में है, ठीक है ना। और यदि शक्तियों का लचीला पृथक्करण है, यथार्थ कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच समन्वय है, तो वो कौन सी फॉर्म होगी, संसदीय फॉर्म, ठीक है। ये तो चीज है सरकार की फॉर्म। लेकिन दोस्तों, शासन को ज्योग्राफिकल आधार पर विभाजन किया जाए, क्योंकि अगर कोई क्षेत्र बहुत बड़ा है, अगर कोई क्षेत्र बड़ा है तो वहां शासन संचालन के लिए जब उसे को इकाइयों के रूप में विभाजित किया जाता है, तो उस संघ और इकाइयों के बीच में जो संबंध होगा उसके आधार पर जो शासन का विभाजन किया जाएगा वही शासन होता है संघात्मक शासन प्रणाली, जिसके अंतर्गत देख सकते हैं आप यहां होता है शक्तियों का विभाजन। ध्यान रखें, शक्तियों के विभाजन पर आधारित होता है। तो दोस्तों, लोकतंत्र शासन प्रणाली में भौगोलिक रूप से शक्तियों के विभाजन पर शासन प्रणाली दो प्रकार की होती है। शक्तियों के मतलब भौगोलिक रूप से, एक तो जैसे पूरा इंडिया एक संघ हो गया, और इसके अलावा छोटी छोटी इकाइयाँ इसकी जो शासन को अच्छी तरीके से चलाने के लिए, ये इकाइयाँ ये हो गई राज्य। तो इनके बीच में शक्तियों का जो विभाजन होगा और वो विभाजन जिस तरीके से किया जाएगा वही प्रणाली का सिस्टम होता है संघात्मक शासन प्रणाली। इस विभाजन के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है।
एक होती है एकात्मक यूनिटरी सिस्टम और एक होता है फेडरल सिस्टम। तो इनको अगर आप देखें थोड़ा सा, इस एकात्म शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली, यानी कि जैसे ये भारत का संघ यानी केंद्र होगा और ये इसकी इकाइयां, अगर इनके बीच में शक्तियों का विभाजन है तो ये कौन सी है, संघात्मक शासन प्रणाली। और अगर इनके बीच में शक्तियों का विभाजन ना होकर के अगर संघ ही सुपीरियर है और बाकी इसके अधीनस्थ है तो ये होगा एकात्मक शासन प्रणाली। बेसिक सी जनरल थीम इनकी आपको ये पता होनी चाहिए, बाकी हम थोड़ा टेक्निकली में और जाते हैं इनके बारे में। तो देखो, एकात्म शासन प्रणाली सामान्यतः उन देशों में पाई जाती है जहां पर सामाजिक विविधता का अभाव होता है। मतलब मान लो कोई छोटा देश है, जैसे आप बात करें हम स्विस जैसे देश है, यूके जैसे देश है, अब जनसंख्या बहुत छोटी होती है और जनसंख्या बहुत कम होने की वजह, और फिर एक ही सभी अंग्रेजी बोलने वाले होंगे, सभी वेस्टर्न कल्चर वाले होंगे, एक ही पहचान वाले जो लोग होते हैं, तो सामान्यतः उनकी एक पहचान होती है। ऐसी स्थिति में शासन प्रणाली वहां पर एक रखी जाएगी, यानी कि क्योंकि एरिया छोटा है तो एक जगह से शासन चलाना आसान हो जाता है। लेकिन जब एरिया विस्तार हो, अलग अलग समूह रह रहे हो और हर समूह अपने आप की अलग अलग पहचान चाह रहे हो, तो ऐसी स्थिति में हर समूह की अलग अलग पहचान को बनाए रखने के लिए हमें उनको छोटे लेवल पर स्वतंत्रता और स्वायत्ता देनी पड़ेगी, उनके अपने लेवल पर कार्य करने का अधिकार देना पड़ेगा, उन इकाइयों को भी शक्ति देनी पड़ेगी। तो वह शासन प्रणाली क्या हो जाती है, संघात्मक शासन प्रणाली। इसलिए दोस्तों, विविधतापूर्ण समाज और बहुलवादी समाज, यानी जिस समाज में विविधता होगी, जैसे भारत में आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का अलग स्ट्रक्चर है, साउथ का अलग स्ट्रक्चर है, वेस्टर्न का अलग स्ट्रक्चर है, मध्य भारत का अलग है, नॉर्थ का अलग है। अगर पूरे भारत पर अगर दिल्ली से ही हम शासन करते तो कभी पॉसिबल नहीं होता। अगर हम राज्यों को शक्तियां नहीं देते, राज्यों में सीएम नहीं बनाते, तो किसी भी स्थिति में दिल्ली से शासन चल पाना संभव नहीं था। अगर आप बोले कि मालदीव में एकात्म शासन चला सकते हैं क्योंकि मालदीव एक छोटा सा एरिया है, यूनाइटेड किंगडम में हम एकात्म शासन चला सकते हैं क्योंकि वह सामाजिक विविधता ज्यादा नहीं है और एरिया भी छोटा है, तो एक जगह से, यूनाइटेड किंगडम ऑब्वियसली राजस्थान से भी छोटा है, तो वहां आसानी से शासन चलाया जा सकता है। इसलिए जिस समाज में समाज विविधता पूर्ण होगा, जिस समाज में समाज बहुलवादी होगा, उसमें हर बहुलवादी हर समूह का अपनी अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, उनको शासन भागीदार बनाए रखने के लिए वहां शासन में शक्तियों का विभाजन जरूरी होता है और वह शासन प्रणाली होगी संघात्मक शासन प्रणाली। इसी प्रकार दोस्तों एकात्म देखें तो इसमें स्थानीय सरकार केंद्र सरकार के अधीन होती है। स्थानीय सरकार जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे केंद्र सरकार होगी, इसके अलावा स्थानीय सरकार में राज्य सरकार होगी और ये लोकल गवर्नमेंट होगी। जहां पर एकात्मक शासन होगा वह राज्य सरकार है और ये लोकल गवर्नमेंट है वो केंद्र के अधीन होंगी। ध्यान रखना, अधीन। अर्थात अगर भारत में मान लेते हैं हम एकात्मक शासन प्रणाली होती भारत में, तो क्या होता कि पीएम है, इसके अधीन आते सीएम, सीएम पीएम के अधीन होते, राज्य पीएम के अधीन होते। ऐसी स्थिति में ऐसी जो व्यवस्था होती जिसमें क्या है, इकाइयां हैं, तो देखो छोटी छोटी इकाइयां यूके में बनाई गई है, लेकिन यूके में छोटी छोटी इकाइयां बनाई गई है, जैसे वहाँ मेयर काम करते हैं, शासन चलाते हैं, लेकिन वो सब उनके लंदन से कंट्रोल होते हैं, उनको अलग से कोई पावर नहीं है, लंदन से जो पावर उनको मिलेगी वही चलाते हैं। जबकि भारत में जो स्थानीय सरकार यानी कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं होते बल्कि स्वायत्त और समकक्ष होते हैं, यानी कि पीएम और सीएम दोनों इक्वल और ऑटोनोमस होते हैं। सीएम के पास अपने राज्य में समस्त पावर होती है, ठीक है ना, तो सीएम अपनी समस्त पावर को यूज कर सकता है। अर्थात यहाँ स्थानीय सरकारें स्वायत्त और समकक्ष होती है। किसमें दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली में, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, यानी कि एकात्मक में अधीन रहती है और संघात्मक स्वायत्त और समकक्ष रहती है क्योंकि शक्तियों का विभाजन होता है। यही लिखी हुई है कि इसमें अगर एकात्मक शासन व्यवस्था हम करें तो राज्य सरकारों को केंद्र शक्ति देता है, राज्य सरकारों को केंद्र शक्ति देता है, अर्थात ये केंद्रीय सरकार के अधीन रहते हैं। जबकि अगर संघात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो जो राज्य है या स्थानीय इकाइयां हैं उनको शक्ति संविधान से मिलती है, केंद्र से नहीं, संघ से नहीं। जैसे अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों को शक्तियां हैं, आप देख सकते हैं आर्टिकल 153 से लेकर लगभग 213 तक जो समस्त आर्टिकल है वो राज्यों को शक्ति दी गई है। उसमें राज्यों की विधानसभाएं होंगी, सीएम होंगे, गवर्नर होंगे, उनके अपने कार्य होंगे, उनको पूरी शक्ति है वो दी गई है। अर्थात राज्यों को, अगर राजस्थान गवर्नमेंट की बात करो तो राजस्थान गवर्नमेंट को कोई शक्ति केंद्र सरकार से नहीं मिलती, राजस्थान गवर्नमेंट को समस्त शक्तियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है और इसलिए राजस्थान का सीएम पीएम के इक्वल और ऑटोनोमस हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि पीएम चूंकि पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन करता है इसलिए सीनियरिटी में पीएम को ऊपर रखा जाता है।
अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पीएम के किसी डिसीजन को मानने के लिए सीएम बाध्य होता है, वो है संविधान से पूरी तरह स्वतंत्र है, मतलब संविधान के प्रोविजन के आधार पर। तो बेसिक से आपको समझना है कि एकात्मक शासन प्रणाली में शासन को एक तरह से पिरामिड रूप में होता है। इसमें क्या होता है, एकात्मक शासन पिरामिड रूप में होता है। जैसे ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट और ये लोकल गवर्नमेंट, ये होता है एकात्मक शासन प्रणाली। ठीक है ना, यानी कि ऐसे ये सेंटर है, ये स्टेट है और ये है आपका लोकल गवर्नमेंट, तो ऐसे अधीन होंगे इसके। जबकि दोस्तों अगर मैं बात करूं संसदीय शासन प्रणाली में, संघात्मक शासन प्रणाली के अंदर क्या होता है कि ऐसे होते हैं, या सेंटर होगा या ये स्टेट होगा, तो सभी क्या है इक्वल रहेंगे, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है और स्वायत्त समकक्ष होते हैं। इसलिए और आगे हम एक चीज और देखते हैं कि अगर एकात्मक शासन व्यवस्था में देखेंगे तो इसमें राज्य सरकारें निगम की तरह काम करती है। जैसे अपने नगर निगम, राज्यसभा, हमारे जितने भी नगर निगम होते हैं ऑब्वियसली राज्य सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं, उनके अधीन होते हैं, उनके आदेशों को मानते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत में मान लें संघात्मक शासन प्रणाली की जगह यदि एकात्मक शासन प्रणाली होती तो भारत में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ है, वो किस तरीके से होते हैं, वो नगर निगम की तरह काम करते हैं। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती अगर ऐसा होता तो। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अब जम्मू कश्मीर को बना दिया ऐसा ही, जम्मू कश्मीर राज्य से हटके क्या बन गया, केंद्र शासित प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश को दोस्तों शक्ति संविधान से नहीं मिलती बल्कि केंद्र सरकार से मिलती है किसी एक्ट के माध्यम से। तो अगर संघात्मक शासन प्रणाली में देखें तो इसमें राज्य स्वायत्त एवं समकक्ष होते हैं और किसी के अधीन नहीं होते। तो बेसिक से अगर अंतर अगर हम समझें, बेसिक से अंतर समझें एकात्मक में और संघात्मक में, तो अंतर यह है कि भाई इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक में अधीन होते हैं, इसमें स्वायत्त होते हैं। इनमें शक्तियां केंद्र से मिलती है, इनमें संविधान से मिलती है। ठीक है ना, ये बेसिक सा क्या है अंतर है एकात्मक संविधान एकात्मक व्यवस्था में और संघात्मक व्यवस्था में। और इसका एग्जाम्पल ये है कि ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है और संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका संघात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो है संघात्मक का कौन, अमेरिका। भारत भी पूरी तरह संघात्मक प्रणाली का एग्जाम्पल नहीं है, हालांकि भारत ने संघात्मक सिस्टम को ही अपनाया, लेकिन भारत विशेष परिस्थिति में एकात्मक की ओर चला जाता है, वो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो बेसिक से अगर आपसे कोई पूछे कि संघात्मक शासन प्रणाली मुख्य रूप से किस आधार पर होती है, तो आप देख सकते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली के बेसिक व्यवस्था क्या है और संघात्मक शासन प्रणाली की बेसिक विशेषता क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों अलग अलग आधार पर संघात्मक शासन प्रणाली के भी विभाजन हो जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली भी अलग अलग आधार पर अलग अलग होती है। अब देखते हैं, अभी तक हमने समझा कि एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली क्या अंतर होता है, किस तरह की व्यवस्था होती है। लेकिन दोस्तों अब हमें देखना है कि संघात्मक शासन प्रणाली को भी दो भागों में बांटा जाता है। तो दो भागों में नहीं, अलग अलग टाइप की होती है। संघात्मक शासन प्रणाली भी अलग अलग टाइप की होती है। तो इसका आधार दो चीज, एक ही संघ के निर्माण और शक्तियों का विभाजन किस आधार पर हुआ है, इस आधार पर संघवाद को भी दो भागों में बांटते हैं। यूएसए का संघवाद और कनाडा का संघवाद, इनके आधार पर हम संघवाद को देखेंगे। संघवाद के भी कई रूप है, कई मॉडल है फेडरेशन का। एक मॉडल है उसका यूएसए का मॉडल और एक मॉडल है उसका कनाडा का मॉडल। तो इस फेडरेशन की अगर बात करें तो यूएसए के मॉडल की अगर बात करें तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो फेडरेशन का यूएसए का ही है, उसको देखते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर हम बात करें संघ का अमेरिकी स्वरूप यानी कि यूएसए मॉडल ऑफ फेडरेशन, इसकी बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देखो संघ का जो निर्माण हुआ है यूएसए में संघ का जो निर्माण हुआ है, जैसे हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी दोस्तों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। और जब यूनाइटेड स्टेट 1776 में ये आज़ाद हुआ तो वहाँ पर 13 जो राज्य थे, इन्होंने बोला कि भाई हम ऐसे करते हैं, 13 राज्य अपने आप में सभी स्वायत्त थे, लेकिन बोला कि शासन में हमारे आपस में कोऑर्डिनेशन होने के लिए और हमें अपने आप को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। तो इन 13 राज्यों ने समझौता करके, 13 राज्य थे, इन 13 राज्यों ने समझौता करके एक संघ बनाया और उसी संघ को बोला गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ अमेरिका में जो संघ का निर्माण हुआ है दोस्तों, ये संघ का निर्माण अमेरिका में किसके माध्यम से हुआ है, सामाजिक समझौते के माध्यम से, एक समझौते के माध्यम से हुआ है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
तो अमेरिकी जो संघ बना है वही संघीय व्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण रूप है, जिसमें अलग अलग इकाइयां हैं, वो सभी इकाइयां सहमति से अपने ऊपर एक व्यवस्था को कंट्रोल कर दिया। यानी कि ये छोटे छोटे 13 राज्य थे, और इन 13 राज्यों ने बोला कि यार हम एक संस्था बना दें जो हमें कोऑर्डिनेशन कर ले। इसलिए इन्होंने समझौते के माध्यम से किसका निर्माण किया, उस संस्था का नाम संघ नाम दिया। तो अमेरिका का जो संघ है वो समझौते का परिणाम है। ठीक है, दूसरी बात, और इसलिए दोस्तों जब समझौता किया राज्यों के द्वारा और राज्यों ने समझौते के माध्यम से संघ को शक्ति दी है, तो जो शक्ति सामान्यतः देता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और जिसको शक्ति प्राप्त होती है वो सामान्यतः कम शक्तिशाली होता है। इसलिए अमेरिका में संघीय व्यवस्था में जो राज्य हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली है बजाय संघ के। यानी कि ज़्यादातर विषय राज्यों के पास अपने हैं, ठीक है, परंतु कुछ विषय जो राज्यों, कुछ विषय ही इन्होंने संघ को सौंपे। जैसे इन्होंने सौंप रखा है संचार विषय, वित्तीय विषय, विदेश विभाग विषय, ऐसे महत्वपूर्ण विषय ही केवल अमेरिकी संघ को सौंपे हैं। बाकी सारे राज्य, चाहे वो वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क वगैरह जितने भी ये स्टेट है, ये सारे स्टेट है अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन अपने आप में बनाए रखने के लिए ये संघ के अधीन है। लेकिन सबसे ये विशेषता हुई कि एक तो समझौते का परिणाम अमेरिका संघ, इसका समझौते। दूसरा, शक्तियों का वितरण, यानी कि अमेरिका के जो 50 राज्य हैं उनमें शक्तियों का वितरण है, और शक्तियों का वितरण इस तरीके से है कि हर राज्य का अपना अलग से संविधान है। हर राज्य का जो गवर्नर है वो चुना जाएगा जनता के द्वारा स्वतंत्र रूप से। अब देखो, राज्य का संविधान भी अलग है, यहाँ पर राज्य का गवर्नर है वो स्वतंत्र रूप से चुना जाएगा, वो किसी प्रकार से राष्ट्रपति के अधीन नहीं है, वो एकदम अलग स्वतंत्र होता है। दूसरा, वहां पर दोहरी नागरिकता है, वहां राज्य की नागरिकता अलग होगी, संघ की नागरिकता अलग है। एक तो होगी सिटीजनशिप ऑफ यूएसए और एक होगा सिटीजनशिप ऑफ कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया के सिटीजन और यूएसए का सिटीजन अलग अलग दो नागरिकता लेनी पड़ती है अमेरिका में नागरिकता। और राज्यों की सेवाएं भी अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ भी राज्यों की सेवाएं अलग है, लेकिन हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, हमारे यहाँ हर राज्य का संविधान नहीं है। अमेरिका ने ही सच में शक्तियों का अच्छी तरीके से विभाजन किया। इसलिए अमेरिकी संविधान एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एकदम स्वतंत्र और बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, फेडरेशन का, क्योंकि उसने हर चीज को डिवाइड किया है। संविधान अलग बनाया राज्यों ने, नागरिकता अलग राज्यों की, उनकी सेवाएं अलग राज्य, इसलिए शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। ठीक है। दूसरा, वहां राज्य पावरफुल है। अमेरिकी संविधान में संघीय सूची से युक्त है, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां, ध्यान रखना क्यों पावरफुल है, क्योंकि जो शक्तियों का विभाजन हुआ, तो शक्ति विभाजन 2-3 तरीके से होता है। एक संघ सूची में चली जाती है, एक राज्य सूची में, और एक अब अवशिष्ट सूची में, और एक समवर्ती सूची में। ये आप जानते हैं भारत में किया गया है। अब दोस्तों, संघ सूची पर कानून बनने का अधिकार किसके पास होता है, संघ की विधानमंडल का। राज्य सूची पे राज्य की विधानमंडल का। अवशिष्ट सूची पर, भारत में अवशिष्ट सूची पर जो शक्ति है वो संसद के पास है, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों के पास है। इसलिए अमेरिका में राज्य ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है। दूसरा, संवर्धित सूची की अगर बात करें तो संवर्धित सूची पर अगर हमारे यहाँ पावर देखें, टकराट हो, तो ऐसी स्थिति में हम किसको देते हैं, संसद के कानून को वरिष्ठ देते हैं, जबकि अमेरिका में राज्यों को उतनी ही स्वतंत्रता दी गई। इसलिए देख सकते हैं कि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो रेजिडरी पावर्स होती है वो राज्यों के पास होती है, जबकि भारत में संघ के पास है। तो अगर भारतीय संविधान से आप कंफ्यूज करेंगे तो उससे अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा अमेरिका में एक चीज है कि अमेरिका में राज्य भी अविनाशी है, यानी कि राज्य की बिना सहमति से संघ सरकार उसकी सीमाओं में चेंजेज नहीं कर सकती, उसका नाम है नहीं बदल सकती। ठीक है ना। और जबकि भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, मैं उसको देखेंगे, भारतीय परिभाषा देखेंगे इनको। अभी मैं अमेरिकी संघ की विशेषता बता रहा हूँ कि अमेरिका में संघ सामाजिक समझौते के माध्यम से हुआ है, इन राज्यों ने समझौता किया, एक संघ बनाया। अमेरिका में शक्तियां हैं, उसमें संघ राज्य ज्यादा प्रभावशाली है। अमेरिका में शक्तियों का विभाजन है, उसमें स्पष्ट रूप से किया गया है। और अमेरिका की जो राज्य जो संघ में शामिल है, तो ध्यान रखना वहां जो संघ बनाया गया था, इस संघ को बनाते टाइम ये बात रखी गई थी कि भाई राज्य ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए अगर राज्यों की कोई सीमा में परिवर्तन करना है, उनका नाम परिवर्तन करना है, तो करेगा तो संघ, परंतु राज्यों की बिना सहमति से नहीं करेगा। यानी कि राज्यों की सहमति के बाद ही वो क्या कर पाएगा, उसका विभाजन कर पाएगा। इसलिए वहां के राज्य अविनाश है, जब तक उनकी परमिशन नहीं है तब तक कोई विनाश नहीं कर सकता। ठीक है ना। लेकिन यहाँ का संघ भी अविनाश है दोस्तों। जब इन्होंने एग्रीमेंट किया तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी राज्य जो यूएसए के राज्य में शामिल हुआ है वो कभी अलग नहीं हो सकता, यानी कि जब अलग नहीं हो सकता तो संघ भी हमेशा बना रहेगा।
और राज्य है उसको भी अचानक से नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यों की सहमति के बिना कुछ नहीं कर सकते, इसलिए राज्य भी अविनाश है। इसलिए अमेरिका को बोला जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, इनडिस्ट्रिक्टेबल फेडरेशन ऑफ इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अमेरिका का संघ है वो अविनाशी है, किसकी है? अविनाशी राज्यों का। दूसरी बात, अमेरिका के संघ में सबसे बड़ी विशेषता है कि राज्यों के बीच में एकदम समानता है, चाहे वो बड़ा राज्य हो चाहे छोटा राज्य हो, सबको एकदम समानता है। और समानता यह है कि अमेरिका का जो सीनेट सदन है, उस सीनेट सदन जैसे हमारा राज्यसभा होती है, इसी प्रकार की वहाँ सीनेट होती है। तो सीनेट का मेन चीज क्या होती है कि वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो यहाँ पर हर सीनेट में 2 सदस्य जाएंगे हर राज्य से, चाहे वो राज्य छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि 2 सदस्य जाने का मतलब है कि हर राज्य की वहां पर समान पावर होगी। संघ में जो अमेरिका की जो कांग्रेस है, जिसके 2 सदन है, लोअर, एक तो लोअर हाउस रिप्रेजेंटेटिव हाउस और एक सीनेट हाउस। तो सीनेट हाउस में सभी राज्यों की समान पावर होगी, अर्थात अमेरिका ने स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया था और उसमें राज्यों को शक्तिशाली रखा गया था। ये तो था अमेरिकी मॉडल। अब दूसरा मॉडल है दोस्तों कनाडियन मॉडल। कनाडियन मॉडल की अगर बात करें तो कनाडियन मॉडल को ही भारत के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, इसलिए ध्यान रखना संघीय व्यवस्था भारत ने कहां से अपनाई है? कनाडा से। ध्यान रखना अमेरिका से नहीं अपनाई, कनाडा से अपनाया है। तो कनाडियन मॉडल है, यही भारतीय मॉडल है, सामान्यतः भारतीय मॉडल यही है। कनाडियन मॉडल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कनाडा में, जैसे भारत की बात कर सकते हैं, इसमें भारत भी साथ में लगा सकते हैं, तो भारत में या कनाडा में संघ शब्द का यूज नहीं हुआ, बल्कि यूनियन का यूज हुआ है। क्या हुआ है? यूनियन। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द का यूज हुआ है दोस्तों, संघ का यूज नहीं हुआ। और यूनियन का यूज हुआ है, इसके 2 मतलब है। एक मतलब यह है कि जो संघ बना है भारत में, जो यूनियन बना है कनाडा में या भारत में, वो है समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में जो संघ बना है वो समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि भारत में पहले संघ तो था, ठीक है ना। तो संघ क्या है कि भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, दिल्ली में संघ था। अब इतने दिल्ली से अच्छी तरीके से सब जगह शासन नहीं चला सके, इसलिए छोटी छोटी इकाइयां हैं ये बनाई, और इन इकाइयों को फिर मतलब शक्तियां दी गई संविधान के द्वारा। तो भारत में शासन को बेहतर चलाने के लिए मुख्य रूप से क्या बनाई? ये छोटी छोटी इकाइयां बनाई और संघ का निर्माण किया। तो संघ का निर्माण भारत में किसी समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि संघ तो पहले से ही था। उस संघ के द्वारा शासन संचालन करने के लिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ये हरियाणा, पंजाब ऐसे राज्यों का निर्माण कर दिया। और आप देख सकते हैं राज्यों का निर्माण तो आज भी हो रहा है, ठीक है। तो यूनियन शब्द का मतलब यह है कि एक तो राज्य परिणामों नहीं है, और दूसरी बात यहाँ संघ सरकार ज्यादा मजबूत है। कनाडीय संघ और भारतीय संघ में संघ सरकार है वो ज्यादा मजबूत है। संघवाद तो अपने अपना है, हमने राज्यों के साथ शक्ति का विभाजन भी किया है, ठीक है। हमने राज्यों को अपनी शक्तियां भी दी है, राज्यों को स्वायत्त समकक्ष बनाए, लेकिन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं राज्य की तुलना में संघ ज्यादा शक्तिशाली है। अब एक कैसे ही हम आगे देखेंगे। तो इसको अगर देखें हम, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में अगर भारतीय कनाडाई संघ की बात करें तो यहाँ राज्य से संघ ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मेन कारण है कि ये यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात समझौता नहीं हुआ। पहली बात तो हमने खुद ने राज्य बनाए, हमें संघ तो पहले ही था, हमने राज्यों को बनाया ताकि बेहतर तरीके से शासन चला सके। नॉर्थ ईस्ट में पहले असम एकमात्र राज्य था, हमने मेघालय, नागालैंड, मिजोरम बना दिए ताकि वहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासन चल सके। तो शासन को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए हमने राज्यों का निर्माण किया। ये कोई समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि राज्यों का निर्माण किया। दूसरी बात, हमारे यहाँ राज्य विनाशी है। राज्य विनाशी है, राज्य को संघ सरकार राज्यों की बिना सहमति से भी उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनका नाम बदल सकती है, उनकी शक्ति को बदल सकती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हो जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिसको ना केवल विशेष राज्य का दर्जा था, बल्कि अब सामान्य राज्य के दर्जे से भी नीचे ला के रख दिया, ठीक है ना। किसने? एक एक्ट के माध्यम से, संसद एक एक्ट लाई आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, और उस एक्ट के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सारी पावर हटा दी, उसको राज्य से हटा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रहता है, अधीन रहता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ कभी भी राज्यों का विनाश किया जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए भारतीय संघ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ध्यान रखना, संघ कभी नहीं टूटेगा। हमारे यहाँ भारत में कोई भी राज्य भारत संघ की बिना परमिशन से कभी अलग नहीं हो सकता। तो ये बात थी यूनाइटेड स्टेट के वो किसकी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे अंतर है, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ गवर्नर की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं।
और नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, इसलिए राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं अधीन होता है। हमारे यहाँ अपशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संघ सरकार के अधीन होती है। हमारे यहाँ समवर्ती शक्ति में अगर कोई डिस्प्यूट उत्पन्न होगा तो संसद को ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संघ और कनाडियन संघ है वो कहीं ना कहीं संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन एकात्मक की ओर ज़्यादा झुके क्योंकि उनमें संघ ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ये थी बेसिक सी, अगर आपसे कोई पूछा जाए संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, मतलब संघीय व्यवस्था के रूप, एकात्मक रूप। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आखिरकार फेडरेशन की अगर बात करें हम दोस्तों, एक थोड़ा सा एक टर्म और बताता हूं मैं आपको। आपने दो शब्द तो सुने होंगे, जैसे एक शब्द तो सुना होगा आपने फेडरेशन, ये तो यूएसए का है। एक सुना होगा यूनियन, जो कनाडा और इंडिया का है। दोनों का हिंदी अर्थ होता है संघीय, ठीक है। एक शब्द और होता है कॉन्फेडरेशन। को फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन है परिसंघ। और परिसंघ में क्या होता है, जैसे यूएसएसआर, यूएसएसआर क्या परिसंघ था। तो इसमें देखो जो 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 इसके राज्य थे वो राज्य अपनी सहमति से इससे अलग भी हो सकते हैं, अर्थात इसमें राज्यों को शामिल होने और अलग होने की भी स्वतंत्रता होती है, अर्थात इसमें संघ विनाशी होता है, संघ का विनाश हो सकता है। और यही आप देख सकते हैं कि 1991 में यूएसएसआर फेडरेशन का विनाश हो चुका था, उसके जो छोटे 15 राज्य हैं 15 देशों के रूप में तब्दील हो गए थे। तो कॉन्फेडरेशन ये होता है। अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन, वो भी कॉन्फेडरेशन। यूरोपीय यूनियन में जो राज्य जो 28 कंट्रीज शामिल है वो उसमें शामिल है, उनकी सरकार एक है, संसद एक है, सब कुछ एक है, लेकिन वो अलग हो सकते हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम अलग हुआ उनसे। तो ये होते हैं कॉन्फेडरेशन। तो देखो तीन शब्दों को आप बेसिक से समझना। फेडरेशन का मतलब होता है संघ, लेकिन इसमें राज्य की ज्यादा स्वायत्ता होती है, परंतु राज्य संघ से किसी भी स्थिति में अलग नहीं हो सकते, ठीक है, अर्थात संघ अविनाशी रहेगा, ठीक है। यूनियन में रहता है कि राज्य है वो विनाशी रहेंगे, उनको कभी भी राज्यों को विनाश करके बदल सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, अर्थात संघ इसमें भी अविनाशी होता है, संघ अविनाशी होता है इसमें भी। और कॉन्फेडरेशन में क्या है कि संघ विनाशी होता है, कभी भी वो अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल यूरोपीय यूनियन ले सकते हैं, यूएसएसआर ले सकते हैं पहल का। तो ये मेन चीजें थी। तो अगर आपसे कोई पूछे बेसिक चीज कि फेडरेशन, यूनियन और कॉन्फेडरेशन में क्या डिफरेंस है, तो ये टेक्निकल डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अब हम दोस्तों, ये तो हमारी बेसिक चीजें, अब हमें पढ़ना है संघात्मक शासन प्रणाली। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत उसकी मेन विशेषता क्या है। संघात्मक शासन प्रणाली की अगर कोई आपसे पूछा जाए कि विशेषता क्या है, तो संघात्मक शासन प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों, या संघवाद की पहली विशेषता होती है शक्तियों का विभाजन दोस्तों। और आपको पता है कि हमारा जो संघ है, पहले तो मैं थोड़ा सा वैसे बताऊँ, भारतीय संघ है वो कनाडियन संघ है। भारत ने संघवाद को कनाडा से अपनाया, ना कि यूएसए से। ध्यान रखना, कई बार कंफ्यूज होते हैं, हम यूएसए से नहीं अपनाया, हमने कनाडा से अपनाया, इसलिए हमारे संघ की सारी विशेषताएं कनाडियन संघ से मेच खाती है, ठीक है। अब संघीय शासन विशेषता देखा, पहला अगर आपसे कोई प्रायोरिटी में पूछा जाए, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछले साल कई बार, वो ये सारी विशेषताएं एक साथ दे देंगे आपको। अब पूछेंगे सबसे बेस्ट विशेषताएं, अब है तो सारी विशेषताएं ही है संघात्मक शासन प्रणाली की सारी विशेषताएं, लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि बेस्ट कौन सी है। तो दोस्तों पहली है बेस्ट, ध्यान रखना, सबसे बेस्ट है शक्तियों विभाजन। संघात्मक शासन प्रणाली या संघवाद की पहली शर्त होती है कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। और शक्तियों का विभाजन कैसे होगा? संघ व उसकी इकाइयों के बीच में। संघ का मतलब होगी भारत में केंद्र सरकार, इकाइयों मतलब राज्य सरकार। और भारत में विभाजन है, ये विभाजन आप देख सकते हैं। तो संविधान के अंतर्गत देखेंगे तो आर्टिकल 246 में दिया गया है, और अगर इसको अनुसूची में देखेंगे तो आर्टिकल अनुसूची 7 में इसका विभाजन स्वीकार किया गया। और इसमें दोस्तों किस प्रकार विभाजन किया गया ये आप सभी जानते हैं, संघ सूची के रूप में, कि विषय सौंपे गए हैं कि भाई राज्यों के पास ये विषय हैं और राज्य में फुल स्वतंत्र है। संघ के पास ये विषय हैं अब फुल स्वतंत्र है। कुछ विषय ऐसे हैं जो संघ और राज्य दोनों के लिए जरूरी है, उनमें दोनों को स्वतंत्र है। और कुछ विषय ऐसे हैं जो तीनों में नहीं आते, उनमें संघ सरकार फुल स्वतंत्र है। तो अर्थात अगर मैं यहाँ थोड़ा सा विभाजन करूँ इनको, तो देखो इकाई जैसे संघ में से एक तो संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, और एक अपशिष्ट सूची होती है। संघ सूची की बात करें तो इसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है दोस्तों? संसद के पास।
राज्य सूची की बात करें तो इसमें कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य सूची की, राज्य सरकार के पास, राज्य विधानमंडल के पास। और समवर्ती की बात करें हम यदि, तो समवर्ती में बात करें, समवर्ती में दोनों कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों में डिस्प्यूट आए तो संसदीय कानून को वरीयता दी जाती है। और अवशेष सूची पे हमारे यहाँ कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ये है। अब थोड़ा सा जब भी आप कोई चीज़ पढ़े कंपेयर कर लेना। अमेरिका में संघ में बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन अवशेष शक्ति अमेरिका में किसके पास है? और 1935 के अधिनियम में अवशेष शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर के पास। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था प्रीवियस। तो इसलिए कभी भी आपको टॉपिक पूछे थोड़ा कंपेयर किया करो, ठीक है। तो पहली विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन। ये आगे लिखे होंगे शायद विस्तार से, ये देखो, शक्तियों का विभाजन। संघीय स्वरूप की पहली विशेषता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियां दो लेवल में विभाजित होंगी, एक संघीय सरकार और राज्य सरकार। भारतीय संविधान में 7वीं सूची में है, इसमें संघ सूची के अंतर्गत दो समूह दिए गए, दोहरे शासन व्यवस्था है। एक संसद होगी और एक विधानमंडल होगी। संसद वही कार्य करेगी जो विधानमंडल करेगी, लेकिन संसद पूरे देश में करेगी, विधानमंडल उस राज्य में करेगी। बिल्कुल सेम इक्वल पावर दी गई है, ठीक है। दूसरी जो विशेषता अगर बात करें हम इसकी विशेषता, एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, अगर अगली विशेषता ध्यान रखना, विशेषता तो सभी है लेकिन मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट के आधार बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता लिखित और सर्वोपरि संविधान। दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियां लिखित होनी चाहिए ताकि बाद में विवाद उत्पन्न ना हो, इसलिए यहाँ संविधान लिखित होगा और स्पष्ट रूप से शक्तियां विभाजन लिखी हुई होंगी। तो भारत में, अमेरिका में लिखित संविधान है और लिखी गई है। इंग्लैंड में चूंकि संघात्मक शासन प्रणाली है नहीं है, इसलिए वहां संविधान में लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा अगला सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों स्वतंत्र न्यायपालिका। दोस्तों, इसमें क्या है कि संघ भी बराबर है और राज्य भी बराबर है। अब मान लो दोनों दो बराबर है और दोनों बराबरों में अगर लड़ाइयां हो जाती है तो निर्णय कौन करेगा? इसके लिए निर्णय के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होनी चाहिए जो केंद्र और राज्यों के बीच में होने वाले डिस्प्यूटों को सेटल करवा सके। और स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के आधार पर करेगी, जहां पर ना तो केंद्र का नियम बड़ा होगा, ना राज्य का नियम बड़ा होगा, बल्कि सबसे बड़ा होगा संविधान। तो ये संघात्मक शासन प्रणाली की या संघवाद की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित एवं सर्वोपरि संविधान, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इक्वल पार्टनर, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों इक्वल पार्टनर होते हैं, दोनों समान रूप से काम करेंगे, दोनों सामंजस्य स्थापित करेंगे। और ये चीज आप देख सकते हैं किसमें? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे स्वास्थ्य के विषय पर केंद्र सरकार कोई योजना होती है, उसमें फंड केंद्र सरकार देगी, उसको इम्प्लीमेंट राज्य सरकारें करेंगी। तो ये क्या है? इनमें सामंजस्य। और देख सकते हैं सामंजस्य जीएसटी काउंसिल में देख सकते हैं। और सामंजस्य आपको देखना है तो अंतर्राज्यीय परिषद में देख सकते हैं, उसमें भी ये मिलते हैं। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल होगा और नीति आयोग में देख सकते हैं। तो यहाँ इनमें केंद्र और राज्य दोनों सामंजस्य होकर के जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। अर्थात राज्य सरकारें केंद्र के अधीन नहीं होती, बल्कि उनको कहाँ से शक्ति मिलती है? संविधान से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था हमेशा द्विसदनात्मक होगी। बाई कैमरल हाउस होंगे, द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी। क्यों? क्योंकि एक सदन तो जनता का रिप्रेजेंटेशन करेगा और एक सदन राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करेगा, क्योंकि राज्यों को पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन दिल्ली में राज्यों की बात कौन करेगा? भाई तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेशन दिल्ली में कौन करेगा? तो तमिलनाडु से आने वाले राज्यसभा के मेंबर वो उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो राज्यों को जब भी संघीय व्यवस्था की बात होगी तो वहां संसद हमेशा द्विसदनात्मक व्यवस्था होगी, ठीक है। इसके अलावा बहुलता का संरक्षण। दोस्तों, संघात्मक शासन प्रणाली बहुलता बनाई जाती है क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, जैसे तमिलनाडु है उसकी कल्चर अलग है, आंध्रा है उसकी कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट है उसकी कल्चर अलग है। अगर हम एकात्मक शासन प्रणाली अपना दें तो एकात्मक में सारी शक्ति किसके पास होती है? दिल्ली। और दिल्ली में नॉर्थ की ज़्यादा चलती है, साउथ की ज़्यादा चलती है, ऑब्वियसली दिल्ली में किसकी ज़्यादा चलती है? नॉर्थ की ज़्यादा चलती है। तो ऐसी स्थिति में हम साउथ के समाज, उसकी विशेषताएं, उनके मूल्यों को कहीं ना कहीं दबा देते। तो ऐसी स्थिति में हमें उनकी उनकी भाषा बनाए रखने के लिए, उनकी संस्कृति बनाए रखने के लिए, उनको स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हमने ऐसी सिस्टम प्रणाली अपनाई। वही इस लेवल पे आप भी स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से शासन करो, और इस लेवल पे हम भी स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए बहुलता को बनाए रखने के लिए हमने संघीय व्यवस्था को अपनाया, जहां नागालैंड को भी उतनी स्वतंत्रता है जितनी यूपी को है, जहां सिक्किम को भी उतनी स्वतंत्रता है जितनी महाराष्ट्र को है। तो सभी को अपनी अपनी स्वतंत्रता दी गई है ताकि एथिकल, क्योंकि इतनी भारत में विविधता है, क्योंकि भारत में धर्म, जाति, संस्कृति है ना, निर्जातीय पहचान के आधार विशेषता है। और आप देख सकते हैं कि देखो तमिलनाडु अपनी स्वतंत्रता के आधार पर तमिल लैंग्वेज अपनाता है, महाराष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के आधार पर मराठी अपनाता है,
हरियाणा अपनी स्वतंत्रता के आधार पर हरियाणी अपनाता है, पंजाब अपनी स्वतंत्रता के आधार पर पंजाबी अपनाता है। इसलिए इन सबकी विशेषताओं को बनाए रखने के लिए हमने संघीय शासन प्रणाली को भी अपनाया। इसलिए संघीय शासन प्रणाली बहुलता का संरक्षण करती है। ये बेसिक, अगर आपसे पूछा जाए तो ये है मेन मुद्दे जो संघीय शासन प्रणाली के हैं। जब भी आपको संघीय शासन प्रणाली समझानी हो तो इन कीवर्डों का आपको यूज करना है दोस्तों, इन कीवर्ड्स का आपको यूज करना है, तब जाकर के आप एक अच्छा आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब हम भारत के संदर्भ में आते हैं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिरकार भारत ने संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया। क्यों अपनाया, ये एक क्वेश्चन आता है। तो अभी तक हमने दो तीन समझी कि भारत किस तरीके से, मतलब संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था के रूप क्या है, एकात्मक क्या है, और संघीय व्यवस्था की मेन विशेषता क्या है, मेन फीचर्स क्या है, वो मैंने आपको बता दिए। लगभग 6 से 7 फीचर बता दिए। तो अब आपसे पूरी एक्सपेक्टेशन है कि अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। अब आता है कि भारत ने आखिरकार संघीय विशेषता को या फेडरेशन, जो फेडरेशन सिस्टम है, फेडरेशन है, उसको क्यों अपनाया है। आखिर भारत की क्या विशेषताएं थी, भारतीय संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा। हम चाहते तो एकात्मक शासन प्रणाली अपना सकते, तो क्या महत्वपूर्ण मुद्दों के आधार पर देखेंगे। कई बार हम बेसिक सी चीज़ें लिख देते हैं कि भारत बहुत बड़ा देश है, एक जगह से शासन नहीं चलता, इसलिए हमने संघीय विशेषता को अपनाया है। लेकिन सच में ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनकी वजह से हमने इस विशेषता को अपनाया, इस सिस्टम को अपनाया था। तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये नाम तो देखो जीएस में तो लिखना मत है नाम, ठीक है ना। ये अगर किसी का PSIR ऑप्शन है तो वहाँ ये नाम यूज कर सकते हैं। रशीदुद्दीन खान एक बढ़िया एक्सपर्ट है पॉलिटी के, उसने एक बात सही बोली कि भारतीय समाज है वो संघात्मक है, इसलिए भारत में शासन प्रणाली संघात्मक है। जैसे भारतीय समाज कैसे, कि भारत में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति अलग अलग है समाज में, और हमने किसी धर्म को किसी धर्म से वरीयता नहीं दी, हमने सभी को समान माना है। हमने किसी जाति को दूसरी जाति से वरीयता नहीं दी, हमने समान माना है। हमने किसी भाषा को कमजोर नहीं माना, हमने समान माना है। जब हमारी सामाजिक व्यवस्था ने सबको समान और स्वायत्त माना है, तो हम शासन प्रणाली भी तो समाज शासन प्रणाली तो ऐसे ही स्वीकार करेंगे ताकि ये इनकी स्वतंत्रता और समानता बनी रहे। तो इसलिए हमने किसको अपनाया, संघातक शासन प्रणाली। जैसे अगर भाषा की बात करें तो तेलुगु भी बने रहे, तमिल भी बने रहे, कन्नड़ भी बने रहे, मराठी बने रहे। तो ये चीजें कब बनी रहेंगी, जब इनको अपनी अपनी स्वतंत्रता दे दी जाएंगी। और अपनी अपनी स्वतंत्रता स्वायत्ता देने के लिए हमें क्या अपनाना पड़ा, संघवाद प्रणाली को अपनाना। हमें संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाना पड़ा। इसलिए हमने मराठी को, मतलब महाराष्ट्र को अलग स्वतंत्रता दे दी अपने लेवल पर, तमिल को अपनी स्वतंत्रता दे दी। तो इसलिए चूंकि भारतीय समाज है वो खुद पहले से ही फेडरेशन स्ट्रक्चर में था, तो जब समाज का प्रभाव शासन पे पड़ेगा तो डेफिनेटली भारत में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाएंगे। अगर बात करें हम ब्रिटेन की, ब्रिटेन में एक ही जाति है, एक ही भाषा है, एक तरह के लोग हैं, एक ही धर्म है, इसलिए उन्होंने क्या अपना लिया, एकात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया। अमेरिका की बात करें, ध्यान रखना, अमेरिका में जो 13 स्टेट बने थे उनकी अलग अलग चीज़ें, सिचुएशन थी। उनमें रेड इंडियन भी थे, उनमें कुछ यूरोपियन अमेरिकन थे, कुछ अदर क्षेत्र के अमेरिकन थे। तो उनकी अलग अलग निर्जातीय पहचान थी, कुछ श्वेत थे, कुछ अश्वेत थे। इस वजह से उनकी स्वायत्ता को बनाए रखने के लिए भी अमेरिका ने संघीय विशेषता को अपनाया। ठीक है। दूसरा दोस्तों, MP सिंह ने बोला कि भारत, ये बात सही है कि भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली क्यों अपनाई, क्योंकि भारत में निर्जातीय विविधता है। भारत में इथनिसिटी, डाइवर्सिटी है। भारत में इथनिटी जो डाइवर्टी है, इसकी वजह से जैसे आप देख सकते हैं भारत में धर्म, जाति, भाषा, इनके आधार पर विविधता है। और इस विविधता को हम दबा नहीं सकते किसी एक सिस्टम में, इनको अलग अलग सिस्टम के अधीन स्वायत्त कर दिया गया। इसलिए भी हमने क्या अपनाया, संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो एक समाज संघवाद है, निर्जातीय विविधता है, और तीसरा दोस्तों, एक बात ये बोली, जब भारत 1947 में आज़ाद हो रहा था तो अलग राज्य की मांग हो रही थी। जैसे द्रविड़ आंदोलन चल रहा था दक्षिण भारत में, वो अलग से अपने आप को अलग आबादी कर रहा था। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट में नागा जनजाति आंदोलन चल रहे थे, वो भी अपने आप को अलग कर रहे थे। और यदि जब मान लें कि जब हम कहते हैं कि इस समय जब लोग अलग चीज़ की मांग करें और उसी टाइम उनको आप दबा करके एक सिस्टम में एकात्मक शासन प्रणाली अपना देते, तो वो आपको छोड़ के चले जाते। इसलिए उनसे बोला कि भाई आपको अलग होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम अपने लेवल पर स्वायत्ता दे देते हैं। नागाओं से बोला कि ठीक है आपको नागालैंड दे देंगे, आप नागालैंड बना करके उसमें स्वायत्त रहो।
जो द्रविड़ आंदोलन थे, इसमें द्रविड़ के आंदोलन की जो मांग करने वाले थे उनसे बोला भाई तमिलनाडु बनाओ, कन्नड़ बनाओ, कर्नाटक बनाओ, स्वायत्त रहो। यानी कि कहने का मतलब है जब अगर स्वतंत्रता के टाइम पर हम एकात्मक शासन प्रणाली को अपना देते और जो ये अलग अलग स्वायत्तता की मांग उठ रही थी इसको अपना देते तो भारत को एक और विभाजन, भारत को कई विभाजनों का सामना करना पड़ता क्योंकि भड़क जाता। तो इसलिए स्वतंत्रता के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की घटनाओं ने भी हमें संघात्मक शासन प्रणाली को बनाए रखने के लिए, उसको अपनाने के लिए मोटिवेट किया है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर हम देखो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमें जरूर रखनी। अगर हम क्षेत्रीय आकांक्षाएं जैसे भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो अलग अलग भाषा की आकांक्षाएं, यदि हम उनको दबा देते तो वो अलगाववादी भावनाओं में बदल जाती और अलगाववादी भावनाएं फिर अलग हो जाती। ऐसी स्थिति में हमने एकात्मक शासन प्रणाली के स्थान पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि आखिरकार भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को क्यों अपनाया, तो इन कारणों के आधार पर आप बता सकते हैं कि भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली को इसलिए अपनाया था। ठीक है, तो अभी तक आप बेसिक सी चीजें समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक और है, उसको हम थोड़ा देखते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि भारतीय, अब हम नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, अभी तक हमने बहुत फेडरेशन पढ़ा है, इंडियन फेडरेशन के सिस्टम को देखते हैं जो मुख्य रूप से कनाडियन फेडरेशन से मेल खाता है। कनाडियन जो संघवाद विशेषता है, संघवाद की, उससे मेल खाता है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है दोस्तों। तो इसमें अभी तक हमने बेसिक सी चीजें देखी है संघीय शासन व्यवस्था के अंदर का। असली जो टॉपिक है वो अब आएगा आपके साथ कि इंडियन फेडरेशन, जो फेडरेशन सिस्टम है, या इंडियन फेडरलिज्म व्यवस्था है, या इंडियन यूनियन व्यवस्था है, वो क्या है, कौन सी वो कारण थे जिनकी वजह से भारत को संघ को ज़्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ा, और कौन सी वो सिचुएशन है जिसके आधार पर संघ ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, इसको बाद में इसका आंसर बताऊँ। क्वेश्चन लिख लो पहले तो कि क्वेश्चन क्या है। खाली जगह कहाँ है भाई, चलो यहाँ लिख लो, क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। भारतीय संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुका है, से उदाहरण समझाइए। एक क्वेश्चन तो ये है आपका, ठीक है, समझ लो कि जो आप देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्त, इसी में से इस आंसर और सेम टू सेम इसका जैसे हो सकता है इसका, भारतीय संघ अर्ध संघ व्यवस्था है, केसी बेल है। भारतीय संघ एक अर्ध संघीय व्यवस्था है, केसी बीलन, ये बात बोली है। इसको भी आपको एक्सप्लेन करना है। लगभग लगभग इन दोनों का आंसर लगभग लगभग एक जैसा होगा, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में बदलेंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ सब। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। कौन से, नहीं एक मिनट, भारतीय संघीय व्यवस्था को अपनाने के पीछे कौन से कारक जिम्मेदार है, समझाएं। यानी कि आखिरकार भारतीय जो संघीय व्यवस्था है उसको हमने क्यों अपनाया, कौन से कारक उसके पीछे जिम्मेदार है, इसको समझें। ये 3 क्वेश्चन, इनका आंसर आपको दोस्तों लिख के, मैंने लगभग 1-2 का आंसर बता दिया है, 1-2 का आंसर अगली उसमें आएगा। तो आप अपने लेवल पे इनको सोचना है, अच्छे से इनको लिखना है
और इसी तरीके से यदि आप टॉपिक बाय टॉपिक आंसर राइटिंग करते रहे तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, आपकी आंसर राइटिंग भी क्लियर हो जाएगी। और इतनी अच्छी तरीके से अगर आपने किसी टॉपिक को समझ लिया तो फिर आप किसी भी मुद्दे पर अच्छे से आंसर लिख सकते हो, अच्छे से समझा सकते हो, उसके फैक्टों को आसानी से याद रख सकते हो, उसके आर्टिकल्स को भी आसानी से याद रख सकते हो। इस सारी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संघ की प्रकृति, किस तरीके से भारतीय संघीय विशेषता केंद्र की ओर झुकी हुई है, कौन कौन से कारक है, क्यों केंद्र की ओर हमने ज्यादा झुकाया है, इसका भी कारण हम अच्छे से समझेंगे। एक क्वेश्चन चलो लास्ट में और लिख देता हूं आपको, एक और लिख लेना, चौथा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यूपीएससी 2021 में पीएसआईआर में ऑप्शन में पूछा गया था। वो क्वेश्चन जीएस 2 में पूछा गया शायद एक बार, इसलिए बता रहा हूं। भारतीय संघीय व्यवस्था, इसकी राजनीतिक दलीय व्यवस्था से ज्यादा प्रभाव है, समझाइए। इस क्वेश्चन को नॉर्मली आप जल्दी समझना, ये कहना चाहता है कि भारतीय संघ है उसका मजबूत होना, संघ मजबूत होने का मतलब संघीय विशेष, भारतीय संघीय विशेषता का मजबूत होने का मतलब है संघ और राज्यों में स्पष्ट रूप से शक्ति का विभाजन हो। तो संघीय विशेषता का, संघीय व्यवस्था का मजबूत होना उसकी पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। इस क्वेश्चन को यदि आप समझ गए तो मतलब समझ लो बहुत सारी चीज समझ गए। इस क्वेश्चन को आपको अपने लेवल पे समझ आना है, मैंने अभी इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा नहीं, जस्ट आपको खुद को लेवल पे समझना है, कोशिश करना है क्वेश्चन की डिमांड क्या है, जैसे भी गलत सलत जो भी आप समझ पाए लिखने की विशेषता और लिखने की वो करना प्रयास। डेफिनेटली बाद में मैं इसको बता ही दूंगा क्या है। कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कि भारतीय संघीय व्यवस्था है वो इसकी राजनीतिक दलीय विशेषता या व्यवस्था से बहुत ज्यादा प्रभावित रहती है, बताइए। तो यहाँ पर अच्छे समझ जाएंगे दोस्तों, जब एक हमारे यहाँ एक ही दलीय प्रणाली थी तो संघ कमजोर होता है, जब भारत में ज्वाइंट शासन होता है तो संघ मजबूत होता है। वो आप देख सकते हैं इस चीज़ को उदाहरण से। तो इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।